हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू S2 विजन। एंड आपको बताना मैं चाहूँगा कि ये हमारा चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। और आपको पता है, सबको ये बात पता है कि 12th के तुलना में 11th क्लास का जो सिलेबस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो लेकिन आज की इस क्लास में हम कोशिश किए थे कल ही आपका पूरा सिलेबस मतलब पिछले लेक्चर में ही कल का पूरा जो पढ़ाए थे वो पूरा कंप्लीट कर दें, लेकिन इलास्टिसिटी और फ्लूइड बच गया था, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम पूरा फिजिक्स 11th का समाप्त करेंगे मात्र 4 वीडियोज में पूरा फिजिक्स समाप्त। जनरली तो पूरा 11th का फिजिक्स पढ़ने में 1 साल भी कम पड़ जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी तुम पढ़े होगे तो 1 साल से ज्यादा ही समय ले लेता है 11th क्लास के सिलेबस को खत्म करने में, और वो हम 4 दिन में आपके लिए खत्म किए हैं। लेकिन हाँ, अब जाहिर सी बात है, समय ज्यादा दोगे तो एकदम अच्छे से पढ़ोगे, समय कम दोगे तो शॉर्ट में पढ़ोगे। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट को शॉर्ट में पढ़ा दिया, जो हर एक टॉपिक पढ़ा दिया जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के अनुसार जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आपने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की इस क्लास में अपन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, तरल के बारे में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, केटीजी के बारे में पढ़ेंगे। केटीजी का फुल फॉर्म होता है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस का जो काइनेटिक थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में साउंड के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मैं बताऊं तो एसएचएम के बारे में कल ऑलरेडी पढ़ा दिए, तो एसएचएम के बारे में भले ना पढ़े क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। अगर अभी तक नहीं देखे हो, जिससे कुछ बच्चे डायरेक्ट फोर्थ लेक्चर देखने आ गए, तो पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सीक्वेंस को फॉलो करो। 3 ही तो वीडियो देखना है पुराना, ये चौथा वीडियो है, उसके बाद आप इसको देखो, ठीक है। तो आज की इस पूरी क्लास में हम जो है 11th क्लास को कंप्लीट कर देंगे, 11th कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12th स्टार्ट करेंगे। 12th भी 3 वीडियोस में आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस समाप्त हो जाएगा शॉर्ट्स में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट, बिना देरी किए हुए एकदम अच्छे से। शुरुआत हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी के साथ, ठीक है। किसके साथ शुरुआत कर रहे हैं? इलास्टिसिटी के साथ। तो इलास्टिसिटी आपको पता होना चाहिए, वस्तु का वो गुण होता है। देखो एक बात समझो, तुम देखते हो कि वस्तु को कोई भी खींच देते हैं, रबर को खींच देते हैं, फिर वापस अपने शेप में लौट जाता है। ज्यादा खींच देते हैं तो पूरी तरह से लौट नहीं पाता है, लेकिन कोशिश करता है। तो इलास्टिसिटी गुण है कि अपने अपने आकार शेप को वापस गेन करने का जो क्षमता होता है किसी वस्तु का, अपने आकार में वापस लौट जाने का जो क्षमता होता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी में कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जो कुछ चीजों को याद रखना है, जैसे स्ट्रेस, जिसको प्रतिबल बोलते हैं। स्ट्रेस को अपन यहाँ पे सिग्मा से लिखते हैं, और स्ट्रेस जो प्रतिबल होता है सिग्मा बराबर फोर्स बट्टा एरिया होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और इस बल को आप कौन सा बल बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा बल बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है स्ट्रेन, जिसको विकृति बोलते हैं। स्ट्रेन को हम लोग ई से यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, और इसको डेल एल बाई एल लिखते हैं। आप स्ट्रेन को डेल ए बाई ए भी लिख सकते हो, डेल वी बाई वी भी लिख सकते हो। स्ट्रेन 3 तरह का होता है, लेंथ का, लंबाई का, क्षेत्रफल का, वॉल्यूम का, 3 तरह का होता है। तो अब ये डिपेंड करता है तुम कौन सा पढ़ रहे हो, उस हिसाब से तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम 2 चीज सीखे, एक स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस प्रतिबल होता है सिग्मा, उसको लिखते हैं सिग्मा बराबर एफ बाई ए। स्ट्रेन जो होता है विकृति, डेल एल बाई एल या फिर डेल ए बाई ए, फिर डेल वी बाई वी। तो कौन सा तुम बात कर रहे हो उस पर, है ना। तो ये ना, ये अनुपात होता है ना, बीमारी के अनुपात होते हैं, जो 2 बीमारी का अगर तुलना कर रहे हो उसके अनुपात होता है, ठीक है। याद रखना, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट भी नहीं होता बच्चों इसका, ना ही कोई बीमारी होता है, क्योंकि ये अनुपात है 2 सेम चीजों का। तो इसकी ना ही इकाई होती है, ना ही इसकी बीमारी होती है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है बाबू? इसको पढ़ते हैं। प्रत्यस्थता सीमा के भीतर प्रतिबल विकृति के समानुपातिक होता है, ठीक है। समानुपाती होता है, यानी कि अगर देखा जाए इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, एक लिमिट है, हर एक सब्सटेंस का एक लिमिट होता है। लिमिट मतलब एक ऐसा लिमिट होता है जहां पर अगर किसी वस्तु खींच देंगे तो वो वापस लौट आता है अपनी अवस्था में, वो एक लिमिट होता है। लेकिन अगर एक सब्सटेंस को, एक कोई पदार्थ को खूब खींच दे, तो
तो क्या होगा कि पूर्ण रूप से वापस लौट ही नहीं पाएगा, उसका जो शेप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिट के अंदर। अगर हम लिमिट के अंदर किसी सब्सटेंस को या चीजों को बड़ा करते हैं, है ना, अगर लिमिट के अंदर किसी सब्सटेंस या चीजों को बड़ा करते हैं तो जो आप स्ट्रेस लगाते हो, है ना, जो आप स्ट्रेस लगाते हो उसका रिश्ता समानुपातिक होता है स्ट्रेन का। जो भी आप स्ट्रेस लगाते हो, ठीक है, जो भी आप प्रतिबल लगाते हो वो विकृति के समानुपातिक होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बाबू हटता है तो ई आता है, कैपिटल ई। इस ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स का लॉ आपको कोई बोलेगा हुक्स का लॉ बताओ, हुक्स के लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर आना होगा तो आ जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको हुक्स का लॉ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। तो हुक्स का लॉ ये कहता है कि अगर लिमिट के अंदर देखा जाए तो जो आप प्रतिबल लगा रहे हो विकृति के समानुपातिक है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये अगर प्रोपोर्शनल की साइन को हटाओगे तो जाहिर सी बात है, जब भी एक समानुपातिक या व्यतुपातिक जो भी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस केस में जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो ई है और इस ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यंग्स मॉडुलस का। देखो ये भी एक तरह का मॉडुलस है। अभी जब पढ़े ना, क्या पढ़े अभी हम लोग पढ़े क्या, तभी हम ये पढ़े कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। उसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जो पहला मॉडुलस हमको पढ़ना होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस अगर कोई पूछे क्या है तो वही कांस्टेंट है बाबू जो तुम पढ़े हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन तरह का होता है क्योंकि लेंथ बदलेगा, एरिया बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, तो तीनों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर किसी वस्तु में लेंथ में परिवर्तन आता है, अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और स्ट्रेस लगाने के कारण उसके लेंथ में परिवर्तन आ रहा है तो वहां पे जो मॉडुलस का बात करते हैं वहां पे यंग्स मॉडुलस का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? यंग्स मॉडुलस का, ठीक है। याद रखना ये जुड़ा हुआ है चेंज इन लेंथ से, लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो y बराबर यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? एफ एल ए डेल एल। अब बोलोगे आया कहां से बाबू, वो भी हम बता देते। देखो आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गुना स्ट्रेन, पढ़े थे ना। अब यहाँ पे स्ट्रेस के जगह पर लिखेंगे फोर्स बट्टा एरिया, यही होता है सूत्र। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में अगर हम लेंथ की बात करें तो हम वहां y लिखते हैं और इसी y को यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंथ वाले, हम एक स्पेशल केस लिए हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए होता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला ये ई वो सबके लिए होता है, लेंथ के लिए भी होता है, एरिया के लिए भी होता है, वॉल्यूम के लिए भी होता है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो वहाँ पे यंग्स मॉडुलस आता है, तो एक जगह y लिखेंगे। स्ट्रेन की बात करें तो होगा डेल एल बाई एल, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे डेल एल बाई एल होगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको जाहिर सी बात है एल इधर जाएगा, डेल एल नीचे आएगा, तो आ जाएगा एफ एल बाई ए डेल एल, ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके आप थर्मल स्ट्रेस के बारे में पढ़ सकते हो। मान लो कोई वस्तु को गर्म कर रहे हो तो फैलने का कोशिश करेगा, उस पर एक स्ट्रेस लग रहा है। अगर तुम हीट भी कर रहे हो ना तब भी किसी वस्तु पे स्ट्रेस पड़ रहा है, वो हीट के कारण उस पर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, उसके पार्टिकल में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है ना। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस, ए क्या है? एरिया, अल्फा क्या है? गुणांक, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन जो कर रहे हो वो आपका डेल्टा टी, समझ रहे हो। देखो थोड़ा सा लगेगा आप सभी स्टूडेंट को कि ये क्या सर, ये तो पूरा फॉर्मूला ही पढ़ा रहे हैं। अरे बिल्कुल फॉर्मूला ही पढ़ाएंगे क्योंकि आपको इसी सबसे क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा, और लेकिन समझ आएगा अगर आप एक दो बार अच्छे से देखो तो समझ आएगा। उसके बाद देखो मैंने बोला तीन तरह का मॉडुलस हमको पढ़ना। पहला था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर चर्चा करते हैं।
और जो ई पढ़ते हो ना स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन, तो ई जो होता है वही मॉडुलस होता है। मॉडुलस तीन तरह का होता है। तो जब यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं ई की जगह वाई लिखते हैं, बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं ई की जगह बी लिखते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन। कोई पूछेगा ई क्या है बाबू, ई तो हम ऑलरेडी बता रखे हैं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब जब हम बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बल्क मॉडुलस पढ़ते हैं तो स्ट्रेन की जगह वॉल्यूम को लेते हैं। जैसे मान लो एक बॉल को पानी में डाल दिए, तो ये बॉल पे क्या लगेगा, बाहर से दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर के कारण क्या होगा, इसका शेप छोटा होगा, ये बड़ा होगा। देखो यहाँ पे तो छोटा होगा क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर है जो अंदर की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे तो ये बॉल छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि बात पूरा वॉल्यूम पे खेला जा रहा है, इसका मान लो वॉल्यूम भी है, तो स्ट्रेन का बात करें विकृति, उसको अपन लिखेंगे माइनस डेल वी बाई वी। ऐसा इसलिए लिखे, कोई बच्चा बोलेगा माइनस का ही लिखे, तो माइनस इसलिए लिखे कि वॉल्यूम घट रहा है ना, तो चेंज माइनस हो जाएगा। बाद का वॉल्यूम अगर कम हो जा रहा है तो यहाँ पे चेंज माइनस होगा, तो स्ट्रेन बराबर माइनस डेल वी बाई वी होगा। ठीक है, स्ट्रेन। अब अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बल्क मॉडुलस जो होता है ना, बल्क मॉडुलस जो होता है, कोई भी मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, कोई भी मॉडुलस, मॉडुलस का फॉर्मूला ये है स्ट्रेस बट्टा स्ट्रेन। तुम चाहो तो स्ट्रेस के जगह जब भी बात बल्क मॉडुलस का करो ना, तो स्ट्रेस के जगह डायरेक्ट प्रेशर लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर लिख सकते हो, जो भी दाब है डायरेक्ट लिख दो। वही किया, स्ट्रेस के जगह डायरेक्ट पी लिख दिया और स्ट्रेन के जगह माइनस डेल वी बाई वी लिखा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब कैसे आया, कैसे बनी, है ना, ये चीज कैसे बन रहा है वो बता दिए। अब बोलोगे सर अच्छे से बता, तो कॉपी में लिख के देख लो, समझ आ जाएगा। कॉपी में लिख के देख लो क्या लिखना है कि ई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ई की जगह बी लिखो, बल्क मॉडुलस की बात हो रही है। स्ट्रेस के जगह प्रेशर को ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे बल्क मॉडुलस में प्रेशर ही दाब ही स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस के जगह पी लिख दो और स्ट्रेन के जगह जो पता है माइनस डेल वी बाई वी, भी ऊपर जाएगा बाबू, माइनस भी ऊपर चल जाओ तो माइनस पी वी डेल वी आ जाएगा। बड़ा आसान है, उतना हार्ड नहीं। मैंने क्या बोला, हम तीन तरह का मॉडुलस पढ़ेंगे, क्योंकि या तो लेंथ में परिवर्तन होगा तुम्हारे फोर्स स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस भी तो फोर्स के कारण ही होता है, या तो लेंथ बदलेगा या तो एरिया बदलेगा, या तो एरिया बोलो या शेप बोल लो उसी को, या तो आप बोलो वॉल्यूम बदलेगा। हालांकि एरिया बदलेगा तब वॉल्यूम भी बदल ही जाएगा, जाहिर सी बात है, किसी का एरिया ही बदल दो तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन बात हम करेंगे शियर मॉडुलस का। शियर मॉडुलस में ना शेप को देखते हैं, है ना, शेप बदलता है, शेप में परिवर्तन आता है स्ट्रेस के कारण, लेकिन फॉर्मूला वही है। जो भी मॉडुलस होगा, चाहे कोनो मॉडुलस हो, इसका फॉर्मूला यही होगा स्ट्रेस बट्टा स्ट्रेन। तो इस केस में क्या है, स्ट्रेस को हम फोर्स बट्टा एरिया लिखते हैं और स्ट्रेन को थीटा लिखते हैं। बोलोगे सर थीटा की, देखो मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो ये कोई एक बॉक्स है और तुमने क्या किया, इसके ऊपरी लेयर में बल लगाया, जिस कारण से ऐसे हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल बनाया थीटा, ये घसक गया ना, ऊपर तुम बल लगाया तो घसक गया, एंगल थीटा बना, तो यही थीटा आपका यहाँ पे स्ट्रेन होता है, विकृति। इसलिए फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, शियर मॉडुलस का, स्ट्रेस ऊपर और थीटा स्ट्रेन, थीटा नीचे, स्ट्रेन थीटा ही। ठीक है, ये अगर मान लो आपने x से तीर दिया, ये l से तीर दिया, तो थीटा का मान आप x बाई एल भी लिख सकते हो, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है, इसको आप सिंपल याद रखना, है ना। क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि इस पे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पॉइजन्स रेशियो का। फॉर्मूला क्या है पॉइजन्स रेशियो का, लेटरल स्ट्रेन, है ना, लेटरल जो विकृति होती है बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, ये पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना, पॉइजन्स अनुपात, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसकी जो लिमिट होती है,
थ्योरेटिकल लिमिट देखा जाए तो -1 से 0.5, प्रैक्टिकल लिमिट देखा जाए तो 0 से 0.5 होता है। बस इतना याद रखना है कि पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। बहुत बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना। आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा कि देखो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह से किसी वस्तु में स्टोर होता है। एक तो अगर कोई वस्तु किसी फील्ड क्षेत्र के अंदर में, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उस क्षेत्र में अगर कोई वस्तु है तो उसकी जो अलग अलग जगह होगी, पोजीशन होगी, उसके कारण उसके वस्तु के अंदर क्षितिज ऊर्जा होता है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक होता है कि तुम भाई किसी वस्तु को पकड़ के उसका शेप साइज बिगाड़ दो, उसको तीर के घुमा दिए, या तुम तीर धनुष ही ले लो तो उसको एरो को खींच रहे हो तो उसके अंदर एनर्जी जमा हो रहा है शेप बिगड़ने का। तो शेप बिगड़ने के कारण जो एनर्जी जमा हो रहा है वो भी एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उसके अगर शेप या साइज में कुछ परिवर्तन तुम करवाना चाहो तो जाहिर सी बात है उसमें एनर्जी स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? एनर्जी स्टोर होगा। उसी एनर्जी को इलास्टिक एनर्जी बोलेंगे। अगर कोई वस्तु को शेप और साइज बिगाड़ के तुम उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा रहे हो शेप के कारण, और वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। याद रखना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, या फिर एनर्जी डेंसिटी का सूत्र ही पूछ दे तो बोलेंगे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस फॉर्मूला से एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगा। टोटल एनर्जी पूछेगा तो टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल लेंथ। लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ है वो, फोर्स कितना लगा रहे हो वो, इसको गुना करोगे टोटल ऊर्जा एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, और ये जो है इसे हम टोटल ऊर्जा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी टॉपिक खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो है तो बहुत बड़ा टॉपिक, आपको पता है, लेकिन जो काम का चीज है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले चीज हैं, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसी का बात कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला चीज आता है भाई दाब क्या है, प्रेशर क्या है। प्रेशर बराबर आप सभी बच्चों को पता है फोर्स बट्टा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल करोगे तो आपको प्रेशर निकल जाएगा। उसके बाद बात को समझना, अगर आप गहराई में जाते हो तो प्रेशर दाब का जो सूत्र होता है P बराबर P नॉट रो जी एच। उदाहरण के तौर पे ऐसा समझो कि ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर है, समंदर में तुम नीचे h हाइट तक डुबकी लगा के, है ना, आप h हाइट तक आ गए, आप यहाँ पे आ गए समंदर में, ठीक है, यहाँ पे आ गए, आप h हाइट समंदर के नीचे तैर रहे, तो यहाँ पे आपके ऊपर लगने वाला जो दाब होगा वो दो कारणों से होगा। बोलो सर दो कारण क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो समंदर का पानी भाई आपके ऊपर है, वो आप पे प्रेशर लगाएगा। जाहिर सी बात है तुम समंदर के अंदर डूबे हो, तैर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर पानी है कि नहीं है, तो एक तो उसके कारण तुम पर प्रेशर लगेगा। एक प्रेशर लगेगा कि इस पानी के ऊपर हवा है, ऊपर में पानी के ऊपर क्या है, हवा, एयर, तो हवा भी तो हमारे ऊपर, जैसे अभी हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर एयर है, तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर एयर है, हम सब लोगों के ऊपर एयर है, तो हम एयर जो है हमारे ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो वायुमंडल प्रेशर लग रहा है हमको, दाब तो लग रहा है। यही आप धरती से बाहर चल जाओ स्पेस में तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, ठीक है, लेकिन आप धरती पे हो तो आप पे प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? आप पे प्रेशर लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, है ना, वायुमंडल द्वारा। तो यहाँ पे दो प्रेशर है, एक एयर के कारण जिसको हम पी नॉट बोलते हैं वायुमंडल का प्रेशर, एक नीचे गहराई में जा रहे हैं। तो जो नीचे गहराई में जा रहे हैं उस प्रेशर को निकालने का जो सूत्र है वो है आपका रो जी एच। रो जी एच, रो क्या बाबू? रो अगर कोई पूछे रो क्या है तो डेंसिटी है, घनत्व है पानी का, पानी का घनत्व। जी क्या है? जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। एच क्या है? कितने हाइट पे। तो यहाँ पे दो कारणों से आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, एक हवा और दूसरा पानी।
हवा के लिए पी नॉट लिख दिए वायुमंडल प्रेशर और रो जी एच, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। जितना गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, जितना पानी की गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा दाब आप पे बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। आगे पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यानी कि अगर कोई बंद चीज है, लाइक ये चीज समझ लो, यहाँ पे इसमें पानी भरा और यहाँ मान लो पिस्टन है, इस पिस्टन से आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, तो जो पिस्टन से तुम प्रेशर लगाओगे, क्योंकि ये बंद चीज है, पूरा बंद है, पैक है, इधर जो प्रेशर लगाओगे ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा सेम प्रेशर यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो बल तुम F1 लगा रहे हो और इसकी क्षेत्रफल A1, यहाँ पे बल F2 लगा रहे हो, इसकी क्षेत्रफल A2 है, तो दोनों जगह प्रेशर सामान्य होगा, समान रूप से संचारित होता है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर, तो यहाँ पे P1 बराबर P2 हो जाएगा, तो P1 बराबर क्या होता है F1 बाई A1, P2 बराबर F2 बाई A2, इसी को पास्कल्स लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? पास्कल्स लॉ। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल समझो। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? सुनना ध्यान से, एकदम सुनना, रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को समझ लो। रटने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज को समझ लो। तो अगर हम बात करें आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के सिद्धांत को, तो उसका सिद्धांत क्या है, सुनो बात। जैसे कोई भी चीज, एक बाल्टी भरा हुआ है, एक बाल्टी भरा हुआ पानी से, उसमें अगर कोई चीज तुम डालोगे, ठीक है, तो जैसे ही पानी में कुछ चीज डालते हो तो पानी या कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी फ्लूइड मान लो, गैस ही मान लो, वो उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है। अगर हम बात करें पानी का, तो अगर कोई भी चीज पानी के अंदर, एक बॉल ही मान लो पानी के अंदर, तो इस बॉल के ऊपर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगता है बायंट फोर्स। कौन सा बल लगता है? बायंट फोर्स, ठीक है। किसके द्वारा लगेगा? पानी के द्वारा, या फिर कोई तरल पदार्थ है उसके द्वारा, गैस भी होगा तब भी लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको बाइंड फोर्स बोलते हैं। अब आर्किमिडीज का कहना था, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा आर्किमिडीज से कि क्यों लगता है, कोई भी चीज को पानी में डाल देते हैं तो उस पर बाइंड फोर्स क्यों लगता है? तो आर्किमिडीज का कहना था कि जैसे ही तुम कोई भी चीज को पानी में डालते हो तो वो चीज पानी में जगह लेता है, और वो जो जगह लेता है वो पानी का ही जगह लेता है। जाहिर सी बात है, पानी भरा हुआ है, उसमें तुम कोई चीज डाल दिए तो वो पानी का जगह लेता है। तो जितना पानी का जगह लेता है उतना पानी का अगर तुम वजन निकाल लो, भार निकाल लो उतना पानी का, तो उतना ही बल वो वस्तु पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसे कि किसी वस्तु को हमने पानी में डाला और पानी भरा हुआ था, समझना, एक बड़ा सा बाल्टी है, 50 लीटर का बाल्टी बड़ा सा, वैसे वो तुम देखे नहीं हो, मान लो 50 लीटर का बड़ा सा बाल्टी, उसमें एक बड़ा सा भारी भरकम बॉल या पत्थर डाल, उस पत्थर के डालने से 50 लीटर पानी में 10 लीटर पानी गिर गया, बाहर गिर गया, तो 10 लीटर पानी मतलब 10 केजी। 1 केजी पे जो 1 केजी का जो भार होता है वो 10 न्यूटन होता है, तो 10 केजी का भार कितना होगा? जो 10 केजी पानी गिरा, बाहर की ओर निकल गया, उसकी भार होगी 100 न्यूटन, 10 दहें 100। इसका मतलब अगर बड़ा सा पत्थर गिराएंगे तो उसमें 100 न्यूटन का ऊपर की ओर बल लगेगा, उसी को बाइंड फोर्स बोलते हैं। तो तुम समझ गए हो कि बल कैसे कैलकुलेट किया गया। बल कैलकुलेट किया गया, जो पानी पत्थर को डाले उसके कारण जगह लिया होगा पानी के अंदर, तो जो पानी बाहर आ गया गिर के, उसी पानी का भार निकाल लिया, और उस पानी का जो भार था वही बाइंड फोर्स वस्तु पे लग जाता है, ठीक है। लॉजिक समझ आया? तो वो बाइंड फोर्स को निकालना है, सिंपल समझो कि कितना वॉल्यूम तुमने डाल दिया पानी में, क्योंकि तुम जितना वॉल्यूम पानी में डालोगे उतना ही पानी बाहर गिरेगा या वहां से हट जाएगा। समुद्र में क्या है कि शिप गए, शिप गया तो शिप का बहुत भारी भरकम वॉल्यूम होता है, जगह लेता है, तो वॉल्यूम जब शिप में गया
तो जहाँ पे शिप जाता है तो वहाँ से पानी हट के बगल में हो जाता है, तो उतना पानी शिप ने हटा दिया। तो जितना पानी जहाज ने हटा दिया, उस पानी का जो भार होगा उतना ही बल शिप पे ऊपर की दिशा की ओर लगेगा। यही कहना था आर्किमिडीज का सिद्धांत का। ठीक है, तो बाइंड फोर्स यानी जो ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपका निर्भर करेगा कितना आपने वॉल्यूम हटाया। वॉल्यूम इमर्स मतलब कितना वॉल्यूम तुमने डुबाया, गुना लिक्विड की जो पानी है या कोई भी चीज तुम डाल रहे हो उसकी घनत्व गुना जी, है ना। इसको हम शॉर्ट में वी रो जी भी बोल सकते हैं। ये उत्प्लावन बल या फिर बाइंड फोर्स का सूत्र है। ठीक है, भी यहाँ पे जितना तुमने पानी को डाला, याद रखना कि अब ऊपर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वो इस पे निर्भर करेगा कि पानी जितना वो वस्तु हटाया, जितना भी पानी वो वस्तु द्वारा हटा, ठीक है, जितना भी पानी उस वस्तु द्वारा हटा उसकी भार क्या उतना ही उस पर लगेगा। अब क्या रहा है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी चीज कब तैरता है, देखो एक बार समझो, किसी भी चीज को तुम अगर पानी में डालोगे तो दो बल लगेगा। एक बल तो अगर कोई वस्तु है तो उसका भार mg नीचे, और ऊपर की ओर लगेगा बाइंड फोर्स, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब तुम चाहते हो भाई ये तैरे, वस्तु डूबे ना, वस्तु तैरे। ये कब संभव, जब ऊपर लगने वाला बल किसी वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो वस्तु तैरेगा। वस्तु कब तैरेगा, जब ऊपर लगने वाला बल उसके भार के बराबर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं mg को बराबर होना पड़ेगा fv के, बाइंड फोर्स के। और fv को हमने क्या पढ़ा, fv को पढ़ा हमने v रो g, यही पढ़ा ना। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, mg बराबर v, in मतलब इमर्स, कितना मतलब वॉल्यूम में तुम डुबाए हो, कौन सा चीज डुबा, जो भी चीज डुबाए उसकी वॉल्यूम। रो एल मतलब लिक्विड की घनत्व, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वही सेम टू सेम चीज। ठीक, कैसे आया, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा आप लोगों को। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो एक बात समझो, अगर हम एक पाइप को नल से कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहां से पानी, एक एंड से पानी अंदर आएगा और एक एंड से पानी बाहर निकलेगा। ऐसे मान लो इस पाइप का यहां का एरिया A1 है और पानी की रफ्तार यहां का V1 है। इस पाइप का यहां का एरिया A2 है और पानी का रफ्तार V2 है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, जिसको हिंदी में बोलते सत्यांत, है ना, सत्यांत समीकरण, यह कहता है कि पानी तो बीच में रुकेगा नहीं। अगर एक पानी पाइप से फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो जितना इधर से घुसेगा उतना इधर से निकलना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं बैठ जाएगा, पानी कहेगा हम तो निकलेंगे नहीं, हम यहाँ आराम करेंगे थोड़ा देर, हम लास्ट में निकलेंगे जाके, ऐसा नहीं होता। जितना पानी यहाँ से एंट्री होगा उतना निकलेगा, इसी चीज को कंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि जितना पानी यहाँ से घुसेगा उतना पानी को यहाँ से निकलना है। जितना वॉल्यूम यहाँ से एंट्री लेगा प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में मान लो यहाँ से 10 लीटर गया तो एक सेकेंड में यहाँ से 10 लीटर निकलेगा भी। अब भाई यहाँ से घुस रहा है 10 लीटर, निकल रहा है 2 लीटर, ऐसा कैसे होगा, 8 लीटर गया कहाँ पानी। तो क्या है, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है, क्या, कि जितना पानी यहाँ से एंट्री करेगा उतना निकलेगा। तो यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट होता है कि एरिया गुना स्पीड करते हैं, इससे हमको प्रति सेकेंड का वॉल्यूम निकल जाता है, आयतन। आपको ये पता लगाना है कि प्रति सेकेंड कितना पानी अंदर जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल से V1 मतलब वो होता है वॉल्यूम नहीं, स्पीड, तो क्षेत्रफल से पानी के स्पीड को गुना कर दोगे तो इससे हमको पता चल जाता है प्रति सेकेंड कितना लीटर पानी घुसेगा। जितना घुसेगा उतना बाहर निकलेगा।
इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है A1V1 जितना एंट्री लिया, A2V2 जितना बाहर गया, दोनों बरोबर है। V1V2 स्पीड है, याद रखो। अब अगर तुम देखोगे पाइप से जब पानी पटाते हो, है ना, या गाड़ी धोते हो पाइप से, तो पाइप को छोटा कर दो, एरिया जो होता है ना मोटा सा, उसको पकड़ लो, देखो ना पानी एकदम तेजी से निकलता है। पहले धोते होगे, देखते होगे तुम क्या करते हो कि नल चला दिए, पाइप को छोटा कर दिया, तो तेजी से प्रेशर से बहुत प्रेशर से पानी निकल, पाइप को फिर बड़ा कर दो, स्पीड नॉर्मल। तो यही बात है कि अगर एरिया को तुम छोटा कर दो, याद रखना एरिया गुना वॉल्यूम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू का कहना है एरिया सॉरी वॉल्यूम बोलते हैं, एरिया गुना स्पीड है, ये कांस्टेंट रहता है। मतलब A1V1 A2V2 A3V3 हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एरिया और स्पीड का रिश्ता कैसा, इनवर्स। यानी कि अगर तुम एरिया को कम करोगे तो स्पीड पानी का बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा करोगे तो पानी का स्पीड कम हो जाएगा। इसी चीज को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, आगे बर्नौलीज थ्योरम, सिंपल आपको याद रखना। पहला बात तो याद रखना, बर्नौलीज का जो थ्योरम है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है ना। इसका क्या कहना, इसका कहना है प्रेशर का जोड़, काइनेटिक ऊर्जा, ये जो है ना पानी का काइनेटिक ऊर्जा है ना, यहाँ पे डेंसिटी का यूज किया गया, मास की जगह किसका यूज किया गया, डेंसिटी का, इकाई वॉल्यूम का बात किया गया है ना। तो यहाँ पे ये हो गया दबाव, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, और एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है। बर्नौली थ्योरम का यही कहना है कि प्रेशर, जो दाब होगा, गतीय ऊर्जा पानी का, और जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तीनों का जोड़ कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली का प्रमेय थ्योरम। आगे चलते हैं, आगे विस्कोसिटी। देखो एक बात तो तुमको हम बताए थे, अगर कोई भी चीज फ्लो होता है, ये चलता है, ये मोशन होता है, तो उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जब हम बाइक चलाते हैं तेज गति से, तो सामने से आता हुआ हवा हमको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। जब हम धरती पे चलते हैं, जब फ्लोर पे चलते हैं, धरती बोल दिया बहुत बड़ा बात हो गया, फ्लोर पे चलते हैं, तब भी हमें घर्षण रोकने की कोशिश करता है, हमेशा करते रहते हैं। तो घर्षण हमेशा मोशन को रोकने का कोशिश करता है। अब घर्षण को हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। घर्षण पानी के बहाव में भी लगता है भाव। एक बात समझो, तुम देखोगे पानी को अगर बोतल से गिराते हो तुरंत गिर जाता है, शहद को गिराते हो तो बहुत धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि देखो जब पानी को गिराते हो, पानी की जितने भी परत है, लेयर, उसके बीच में घर्षण लगता है। पहले ऊपर वाला लेयर आगे आना चाहता है, फिर नीचे वाला लेयर, ऐसे करके पानी गिरना चाहता है। तो जब पानी गिरता है तो लेयर होता है उसमें, ठीक है। अगर लेकिन पानी के केस में क्या है कि उसके आपस के लेयर के बीच में उतना तगड़ा है ना घर्षण बल नहीं लग पाता, जिस कारण से पानी आराम से गिर जाए। लेकिन शहद, घी को गिराने का कोशिश करो, बहुत धीरे धीरे घी गिरता है। शहद उठा लो या घी उठा लो, है ना, ये सब चीज क्या है, बहुत धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल होता है, परत के बीच का, अलग अलग उसके जो लेयर होते हैं, वो ज्यादा होता है। तो उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी मतलब इतना समझना, फ्लूइड का घर्षण, है ना, और इसको एटा बोलते हैं। ठीक है, F बराबर माइनस एटा ए dv बाई डी एक्स। डी क्या है, स्पीड, डी एक्स क्या है, दूरी। इसकी जो इकाई होती है ना, याद रखना विस्कोसिटी का गुणांक एटा होता है, और इसकी जो इकाई होती है पोइज होती है। ठीक है, पोइज, याद रखना। आगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, वो चीज हम देखते हैं, दोनों देखते हैं। देखो एक बात समझो, जब बारिश होती है तो बूंद बनता है और बूंद नीचे की ओर गिरता है, ऊपर में बूंद बना, नीचे की ओर गिरता है। तो देखो जब बूंद नीचे की ओर गिरता है तो आपको ये बात पता है कि ग्रेविटी के कारण उसका स्पीड बढ़ेगा, सबको पता है। तो जब बारिश होता है या फिर तुम पानी ही ले लो, उसी में कोई चीज गिराओ, है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्पीड, है ना, एक समय में बढ़ के फिर कांस्टेंट हो जाता है। गिराओगे
धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा और एक समय पे आके उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, सामान्य हो जाती है। उसी तरह जब ऊपर से कोई चीज हम गिराते हैं आसमान से, तो हवा विरोध जताती है। हवा ऐसा नहीं है कि वो गिरने दे देगा, ना ही हवा ऊपर जाने देगा ना ही नीचे आने देगा, क्योंकि हवा हमेशा गति को विरोध करेगा। ऊपर जाओगे तो नीचे लगेगा ड्रैग फोर्स, घर्षण, और नीचे आओगे तो ऊपर लगेगा। तो कोई भी बूंद को ऊपर से गिराते हैं या फिर पत्थर को पानी में गिराओ, एक समय तक स्पीड बढ़ता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उस पे जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, रोकने का जो फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई एटा आर वी। जैसे बूंद है, ड्रॉप है जिसकी त्रिज्या आर है, वो नीचे की ओर बूंद गिर रहा है v स्पीड से, ठीक है। नीचे की ओर बूंद कितना स्पीड से गिर रहा है, v स्पीड से। तो इस पे जब गिरेगा ना तो हवा उसको रोकने का कोशिश करेगा, हवा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जो ये जो फोर्स है जो लगाया जा रहा है हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, जो भी फ्लूइड है, तरल है, उसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसकी वैल्यू हम स्टोक्स के नियम के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और एक समय पे आके एक फिक्स वेग हो जाता है, उसके बाद ना वेग बढ़ता है ना घटता है। उस वेग को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेग को निकालने का फॉर्मूला है 2r² g रो माइनस सिग्मा। अब रो क्या है, सिग्मा कैसा बता देते हैं। आर तो रेडियस हो गया, एटा गुणांक होता है, वो आपको दिया रहेगा। रो जो होता है डेंसिटी हो गया, है ना। सिग्मा दो डेंसिटी, एक तो वस्तु का डेंसिटी और एक जिसमें गिर रहा है, जैसे हवा में गिर रहा है, हवा का डेंसिटी, पानी में गिर रहा है, पानी का डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं फोर्स बटा लेंथ। जो भी फोर्स एक पार्टिकुलर लेंथ पे लग रहा है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, है ना, उसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बात याद रखना, एक्सेस प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। अगर ड्रॉप रहा तो ड्रॉप पे जो प्रेशर होगा 2 इंटू टी बट्टा आर होता है। टी क्या है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। बबल रहा तो बबल पे जो प्रेशर लगेगा हो जाएगा 4t बट्टा आर। क्या हो जाएगा, 4t बट्टा आर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैपिलरी राइज, हालांकि फॉर्मूला रट लो। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी, है ना। ये इतना बस रख लो और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कैपिलरी राइज का। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। किस पे आ जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। आइए, गैसों का गति सिद्धांत याद रखना। आइडियल गैस इक्वेशन तुम पढ़े होगे केमिस्ट्री में, पीवी बराबर एनआरटी। आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल पर केल्विन होता है, ठीक है। यह रखने आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है, तो प्रेशर को 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर भी लिखते हैं। वी आर एम एस उसके कण का स्पीड है, रो उस जो भी गैस है उसकी घनत्व है। तो प्रेशर हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, याद रखना फॉर्मूला दोनों। उसके बाद ये तीन बात भी बिल्कुल याद रखना, इस पे क्वेश्चन में भी आ जाए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन तरह का हमको स्पीड पढ़ना होता है गैस के अंदर। हम तीन तरह का स्पीड पढ़ते हैं। किसके स्पीड, कण का, गैस का जो कण होता है उसमें हम तीन तरह के स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है आरएमएस वेग, आरएमएस चाल। तो आरएमएस चाल जो होता है गैस का, उसका सूत्र होता है √3RT बटा m। बोलोगे आर क्या है, सबको पता है आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर है। एम क्या है, एम आपका मॉलिक्यूलर मास है। जो भी गैस है, जैसे ऑक्सीजन है O2, तो O2 का कितना होता है 32 ग्राम, है ना, दो मॉलिक्यूल है ना, तो 32 ग्राम। उसी तरह जो भी गैस का मॉलिक्यूलर मास है वो m है। अगर आपको आरएमएस स्पीड निकालने का है 3RT बट्टा m, एवरेज स्पीड निकालने का है 8RT बट्टा पाई m। बस यहाँ पे 3 की जगह 8 आ जाएगा और m के साथ में पाई आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का तो 2RT बट्टा m। ये तीनों चीज आपको याद है।
याद रखना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज़्यादा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड से ज़्यादा आरएमएस स्पीड होता है। सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, उसके बाद एवरेज स्पीड होता है, उसके बाद फिर आरएमएस स्पीड होता है। ठीक है, अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, देखो जो गैस होता है ना, उसके कण जो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। गैस के कण मोशन में होते हैं और जो उसका जो मोशन के कारण उसके अंदर क्या होता है? गति ऊर्जा होता है। तुम जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे गैस का, उतना ज़्यादा उसका गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा गति ऊर्जा उसका बढ़ जाएगा। और गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्रत्येक मॉलिक्यूल का, वो होता है 3/2 kBT। क्या होता है? 3/2 kBT। गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है प्रत्येक मॉलिक्यूल का होता है 3/2 kBT। ठीक है, अगर पर मोल का निकालना, आप चाह रहे हो नहीं अपन को पूरा मोल, एक ये जो है एक मॉलिक्यूल का गति ऊर्जा है। जैसे गैस है, गैस के बहुत सारे लाखों कण है, तो एक कण का अगर बात करें, एक कण का जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो 3/2 kBT की होता है। केबी क्या है बाबू? केबी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, प्रत्येक मोल की बात करें तो 3/2 RT पर मोल में जो काइनेटिक ऊर्जा, एक मोल अगर कोई भी गैस का ले तो उसके कारण जो गति ऊर्जा होगा वो 3/2 RT होगा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो याद रखना कि अगर मोनो एटॉमिक गैस रहा, सिंगल एटम वाले गैस, जैसे नोबल गैस हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे गैस, तो उसकी मोनो एटॉमिक यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर डायटॉमिक गैस हो गया H2O2 Cl2 ऐसा गैस हो गया जिसमें दो एटम्स है उसके मॉलिक्यूल्स में, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। अगर दो एटम से ज्यादा एटम वाला गैस हो गया, एक मॉलिक्यूल में ज्यादा एटम है, दो से भी ज्यादा, 3, 5, 6, उस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। ये चीज याद रखना। और यहाँ पे एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है, क्या? गामा बराबर 1+2/f। गामा क्या है बाबू? ये जो है ना, मैं आपको बता देता हूं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो है। ठीक है, और 1+2/f, ये रिलेशन याद रखना, गामा और एफ के बीच का रिलेशन। गामा बराबर 1+2/f। ये जितना भी पढ़ा रहा हूं याद रखना, स्वतंत्रता की कोटि हिंदी में इसका मतलब। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, समविभाजन का नियम, ये क्या कहता है? आओ ध्यान, कह रहा है एनर्जी एसोसिएटेड विथ इस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केबीटी। कह रहा है देखो एक बात समझो, गैस का या तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, या गैस का 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, या 6 हो सकता है। निर्भर करता है कि गैस कैसा है। हीलियम है, नियॉन से बात करें, हीलियम गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3। तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर जो ऊर्जा होती है, गति ऊर्जा, वो होती है हाफ kBT। तो अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि बताओ हीलियम गैस का एनर्जी क्या होगा, गति ऊर्जा, तो आपको पता है हीलियम गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT होता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होगा 3 इंटू हाफ kBT, यानी कि 3/2 kBT। ठीक है, तो सिंपल ये बात आपको याद रखना है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kBT, तो जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे उसको गुना कर दो। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए पूछता तो हम 5 से गुना करते। एक फॉर्मूला ही तुमको बता देते हैं, अगर अलग अलग गैस हो उसकी एनर्जी निकालना है तो F/2 kBT। अब जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे गुना कर दो, 5 है तो 5 डाल दो, यहाँ पे 6 है तो 6 डाल दो। चलिए ठीक है, देखो मैं हमेशा मेन मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ, मेन मेन टॉपिक।
क्योंकि आपको ही पता है कि ये चैप्टर बहुत बड़े हैं और हमें क्वेश्चंस भी करवाना है। अब बचा है बस 2 टॉपिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और 3 टॉपिक, कैलोरीमेट्री भी है और फिर आपका साउंड वेव। ठीक है, तो चलो आओ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को देखें। उष्मा और उष्मार है ना, उष्मागतिकी। पहला बात, इसी में हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन भी इसी में पढ़ देंगे। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु को गर्म करोगे तो फैलेगा, ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा। तो अगर उसकी लेंथ में फैलाव हो रहा है तो जो लेंथ में विकृति होगा, चेंज होगा, उसके लिए फॉर्मूला है डेल एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। अगर एरिया में कोई बदलाव हो रहा है तो डेल ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, ये रेखीय गुणांक है। बीटा क्या है, क्षेत्रफल के लिए गुणांक है। अगर वॉल्यूम परिवर्तन हो रहा है तो वी गामा डेल्टा टी। ठीक है, अगर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन हो रहा है, याद रखना अल्फा बीटा गामा का अनुपात 1:2:3 होता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम। ठीक है, तो रेखीय, एरिया और वॉल्यूम तीनों में जो एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, उसका ये सूत्र हो गया, कितना फैलेगा। और अल्फा बीटा गामा के बीच का ही आपसी रिश्ता है। ठीक है, बीटा अल्फा का दुगुना होता है, गामा अल्फा का तिगुना होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट मतलब कि 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका तापमान बढ़ाने के लिए कितना उष्मा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर तुम चाहते हो किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना, तो जाहिर सी बात है तुमको उसको उष्मा देना पड़ेगा, और उष्मा दोगे तभी तापमान बढ़ेगा। और किसी चीज को चाहते हो उसका तापमान घटाना, तो उससे उष्मा निकालना पड़ेगा। तो अगर आप 1 डिग्री पानी का तापमान बढ़ाना चाहते, 1 किलो पानी का तापमान, 1 किलो, सुन रहे हैं, 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हो। मान लो अभी तापमान पानी का 30 डिग्री, आप चाहते हैं 30 से 31 कर देते हैं, 1 डिग्री बढ़ा देते हैं। 1 किलो पानी है, उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो उसमें आपको जो ऊर्जा चाहिए होता है 4200 जूल चाहिए होता है। आप चाहते हो एक आइस का तापमान बढ़ाए, तो आइस का जो तापमान होता है उसको जो उष्मा देना पड़ेगा 1 डिग्री। अगर आइस का तापमान अगर 1 डिग्री से बढ़ाना चाहते हो, मान लो अभी तापमान -5 है और बर्फ जमा हो, तुम चाहते हो नहीं -5 से 1 बढ़ा के -4 कर दो, तो इसलिए आइस को तुमको देना होगा 2100 जूल। कैलोरी में करना चाहोगे तो 1 कैलोरी वाटर में, और आइस में 0.5 कैलोरी। इसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं कि 1 किलो सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना उष्मा चाहिए होता है, उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और इसको एस से लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना हीट किसी वस्तु को जो तुम दे रहे हो वो बराबर होता है वस्तु के मास गुना विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट, और जितना से उसका तापमान बदलेगा डेल्टा टी। ये हीट आपने दिया या लिया, क्यू क्या है, क्यू आपका हीट दिया और लिया है, एम द्रव्यमान है, एस आपका विशिष्ट उष्माएं, डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह आ जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वक्त जब तुम किसी चीज को उष्मा दोगे तो जरूरी नहीं उसका तापमान बदलवे करे। अगर किसी चीज को तुम हीट दोगे तो जरूरी नहीं उसका तापमान बदलवे करे। तुम्हारे हीट देने से 2 चीज हो सकता है। तुम्हारे हीट देने से एक तो उसका टेम्परेचर बदल सकता है, दूसरा उसका अवस्था बदल सकता है, स्टेट्स। पहले मान लो सॉलिड था, तुमने टेम्परेचर दे दिया, उसका लिक्विड बन गया। पहले लिक्विड था, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और गैस बन गया। दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, तुम्हारे टेम्परेचर, तुम्हारे हीट देने से। तो अगर हीट देने से टेम्परेचर में परिवर्तन आता है तब तो हम बात करते हैं विशिष्ट उष्मा का। लेकिन अगर हीट देने से अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले तब हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है, तापमान बदले तो विशिष्ट उष्मा, अगर स्टेट अवस्था बदल जाए तो गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा को एल से लिखते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी अवस्था बदलता है, सॉलिड से लिक्विड होता है या लिक्विड का गैस होता है, तो तापमान कांस्टेंट होता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अवस्था बदलेगा। जो भी तुम हीट दोगे
उससे वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से गैस बनेगा। तो यहाँ पे इसको L से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है जो भी तुम हीट दोगे या फिर तुम हीट निकाल रहे हो, दोनों के लिए Q बात है। हीट दो या हीट निकालो, Q बराबर M इंटू L होता है। M आपका मास होता है, L आपका लेटेंट हीट होता है। अलग अलग वस्तु का अलग अलग लेटेंट हीट होता है, तो आपको दिया रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो हीट जो है ना, तीन तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कॉन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन, है ना। एक होता है कि अगर मान लो खाना बना रहे हो तो कुकर को चढ़ा दिए, कुकर गर्म हुआ तो उसका पकड़ने वाला भी गर्म हो गया। सस्पेन देखते हो, चाय बनाते हो, सस्पेन गर्म हुआ, बहुत देर चढ़ल छोड़ दिए तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, अगर उसमें रबड़ वाला नहीं लगा है कुछ तो। क्या होता है, उष्मा वहां से तुम्हारे कोना तक चलाता है जहां पे तुम पकड़ते हो, ट्रांसफर होता है, संचालक होता है, संचालन होता है, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन से अगर हीट ट्रांसफर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है Q बाई टी के ए डेल टी बाई एल, ठीक है ना, याद रखना। Q उष्मा है, T टाइम है, तो उष्मा ट्रांसफर होने का जो दर है वो बराबर होगा के ए डेल टी बाई एल। एल आपका लेंथ है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट में उष्मा आ रहा है, जो लंबाई है एल। ए आपका एरिया इसका है जिससे उष्मा ट्रांसफर हो रहा है। डेल टी, इस दो बिंदु के बीच में टेम्परेचर, तापमान में जो परिवर्तन होगा वो आपका डेल टी है, ठीक है, तापमान में जो परिवर्तन होगा, ये फॉर्मूला है। और अगर हीट रेडिएशन है ना, विकिरण के द्वारा एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, तो यहाँ पे हम स्टीफेंस लॉ लगाते हैं। उस स्टीफेंस लॉ का कहना है E बराबर सिग्मा ए टू दी पावर 4। सिग्मा कांस्टेंट है, ये एरिया है, T टेम्परेचर है, ये फॉर्मूला याद है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी ना है, बट बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका कहना है कि ये फॉर्मूला सिंपल याद रखना कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है उसको निकालने का एक तरीका है, ठीक है। T1 T2, T1 मतलब मान लो शुरू का टेम्परेचर, शुरू का, स्टार्ट का। T2 बाद का टेम्परेचर, फाइनल। T समय कितना लगा, शुरू से बाद तक जाने में कितना समय लगा, वो T है। K कांस्टेंट है, T1 T2 बटा 2। T सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब बाहर का टेम्परेचर। ये आप सिंपली याद रखो। अब चलो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है कि जो भी तुम उष्मा दोगे वो दो चीज में चला जाएगा। एक तो उसके इंटरनल एनर्जी में चल जाएगा, डेल यू जिसको बोलते हैं, और एक वर्क डन में चला जाएगा, काम में चला जाएगा। तो तुम किसी वस्तु को जो भी उष्मा दोगे या किसी वस्तु से कोई भी उष्मा लोगे तो उष्मा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तो उसके इंटरनल आंतरिक ऊर्जा में चला जाता है, एक कार्य करने में चला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। और याद रखना कभी कार्य के बारे में निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये ना एक तरह का रिवीजन सीरीज है। तुम सोचो एक लेक्चर में 5 चैप्टर कर रहे हो, तो ये रिवीजन के पर्पज से है ना, ठीक है, याद रखो। अब देखो बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें एक है समदाबीय प्रक्रम, आइसोबेरिक प्रोसेस। याद रखना आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। और आइसोबेरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, P V2 माइनस V1। V2 मतलब बाद का आयतन, वॉल्यूम, गैस अगर फैल गया तो बाद का वॉल्यूम V1, शुरू का वॉल्यूम V1। इस तरह से आप वर्क डन निकाल सकते हो। वर्क डन निकालने का एक और तरीका है NR डेल्टा T। NR डेल्टा T से भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, NR डेल्टा T, क्योंकि आपको पता है PV बराबर NRT होता है। तो P और V की जगह आप NRT लिख सकते हो, वही चीज। याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बाबू, वॉल्यूम ही कांस्टेंट होता है, आयतन ही कांस्टेंट होता है।
गैस की वॉल्यूम फिक्स होती है, वो न घट सकती है न बढ़ सकती है, जिस कारण से जब भी बात आइसोकोरिक प्रोसेस का किया जाता है तो याद रखना उसमें वर्क डन शून्य हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम, है ना, इसमें क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिस कारण से कोई भी वर्क डन नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो भी ऊष्मा तुम दोगे, हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लॉ के हिसाब से, वो आंतरिक ऊर्जा में और वर्क डन में चला जाता है। अब आइसोकोरिक क्रिया के अंदर क्या होता है वर्क डन होता ही नहीं है, तो तुम जो भी ऊष्मा देते हो उसके आंतरिक ऊर्जा में डायरेक्ट चला जाता है, लोगे तो उसके आंतरिक ऊर्जा से कम हो जाएगा। ठीक है, वही बात बोला। उसके बाद होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना आंतरिक ऊर्जा जो होता है ना बाबू, उसका रिश्ता तापमान से होता है, परंतु आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है तापमान ही कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, जिस कारण से आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं। तो यहां पे तुम जो भी ऊष्मा दोगे वो वर्क डन में चला जाएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को कुछ दे आइसोथर्मल क्रिया के अंदर शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका आंतरिक ऊर्जा होता है उसका तापमान से रिश्ता है, तापमान बढ़ी घट नहीं रहा तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य। वर्क डन निकालना किस तरह से निकाल सकते हो, एन आर टी एल एन V2 बट्टा V1। अब है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है P V⁴ गामा कांस्टेंट होता है। ये बात सिंपल आपको याद रखना। एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर ना ही हम हीट लेते हैं ना ही हीट देते हैं, हीट का लेन देन नहीं हो पाता है। और यहाँ P V⁴ गामा बराबर कांस्टेंट होता है और W का मान वर्क डन जो होगा इसमें P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा -1 हो जाता है। अब आपको दो चीज पक्का पढ़ना है, एक तो हीट इंजन है ना, इफिशियंसी दक्षता जिसको बोलते हैं। तो आप सिंपली फॉर्मूला याद रखना है Q2 Q1 दे देगा, आप आराम से दक्षता निकाल लोगे। तो दक्षता बराबर हो जाता है 1 माइनस Q2 बाई Q2, एटा बराबर 1 माइनस Q2 बाई Q1। और कार्नोट इंजन में अगर हम बात करें तो कार्नोट इंजन में जो आपका एटा होता है बराबर होता है इफिशियंसी जो होता है वो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हाइयर टेम्परेचर, इस तरह से। याद रखना टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना। अब आते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स। देखो इसमें एसएचएम तो ऑलरेडी पढ़ लिए, हालांकि ऑसिलेशन और वेव्स का एक मिलता जुलता रिश्ता है। ठीक है, याद रखना ऑसिलेशन एंड वेव्स का एक मिलता जुलता रिश्ता है, ये बात याद रखना। तो एसएचएम पढ़ लिए तो अब डायरेक्ट एसएचएम का हम जो भी चीज़ है उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा दिए। ठीक है, एनर्जी एंड एसएचएम ये भी हम बता दिए थे आपको। डायरेक्ट हम साउंड वाला पढ़ाएंगे। पेंडुलम के बारे में पढ़ा दिए थे, पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है। स्प्रिंग के बारे में ये भी हम पढ़ा दिए थे, क्योंकि दोनों मिलता जुलता चैप्टर। जो तुम एसएचएम पढ़े ना लगभग बहुत सारा चीज साउंड वेव में है। ठीक है, वेव इक्वेशन ये मैं थोड़ा पढ़ा यहाँ से पढ़ा देता हूँ। तो अगर मान लो कोई एक वेव एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, उसका जो समीकरण हम वेव के बारे में लिखेंगे y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति आपको पता है ना। के क्या है, के आपका वेव नंबर होता है। क्या होता है, वेव नंबर, वेव नंबर। तो अगर कोई वेव एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ओमेगा को आप चाहो तो आप पढ़े होगे ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और वेव नंबर k को अगर आप चाहो तो 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ साउंड का बात करें, ठीक है, तो किसी भी मीडियम माध्यम में जो साउंड का स्पीड होगा उसका फॉर्मूला सिंपल है, y बराबर v बराबर अंडर रूट गामा p बट्टा रो। p क्या भाई, p प्रेशर है, रो क्या घनत्व है, गामा आपको पता ही है कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा का हीट कैपेसिटी रेशियो है। जब वैल्यू डाल देते हैं तो जो स्पीड आ जाता है साउंड का, फॉर्मूला लिख लेना, स्पीड आ जाता है गामा आर टी बट्टा एम। क्या आ जाता है, अंडर रूट गामा आर टी बट्टा एम। किसी भी माध्यम के अंदर जो गति होता है आवाज का ये हो जाता है। ठीक है,
तो आगे अगर चले तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए ये मत सोचना कि एकदम न्यूमेरिकल ही आएगा रटना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे उससे भी बहुत क्वेश्चन तुम बना दोगे। 20 में से आप 15-16 क्वेश्चन आराम से बनाओगे, आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गन पाइप का। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ओपन ऑर्गन पाइप हो उस केस में ऑल हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा NV/12 हो जाएगा, और अगर वही क्लोज ऑर्गन पाइप हो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा ऑड हार्मोनिक होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक होगा, और ऑड नंबर को आप 2n+1 लिख सकते हो, ऑड नंबर को आप चाहो तो जो विषम संख्या होता है उसको 2n-1 भी लिख सकते हो। इसलिए जो क्लोज पाइप ऑर्गन पाइप है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगा है ना, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, जिसको आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हो जाएगा 2n-1, ऑड को दर्शाता है, ये ऑड संख्या विषम संख्या को दर्शाता है, V/4 है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल आप समझो, यहाँ पे n×V/12, ठीक है, ये ओपन पाइप के लिए। क्लोज के लिए कुछ नहीं करना है, n के जगह यहाँ ऑड संख्या को डाल देना है, और V/12 की जगह V/4 डाल देना है, बात खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि जनरली ये जो है नीट या जेई जैसे एग्जाम में या BCC जैसे एग्जाम में आता है ना। लेकिन मैं आपको बस इतना बोलूंगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, पूछेगा नहीं तो हम पक्का बोल, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना है ये डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर डॉपलर इफेक्ट याद रखना, लाइट में भी लगता है और साउंड में भी लगता है। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। अगर गति होने के कारण क्या होता है ना कि जो वास्तविक चीजें, जो आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है। इसी प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया। 11th वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है ना, एक एक चैप्टर 11 का कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 लेक्चर के अंदर हमने पूरा थ्योरी भी पढ़ा, एक टॉपिक नहीं छूटा है। अब जैक देखना, मैं तो बोलता हूँ बुक खोलो और मिला लो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है ये देख लेते हैं, आपको याद रखना है। पहला, अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का पूछ दे, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, और स्ट्रेस बराबर फोर्स बट्टा एरिया होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, ये याद रखना, प्रेशर के सेम टू सेम होता है। दूसरा, हाइड्रोलिक लिफ्ट आप बहुत बार पूछ देगा, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस नियम पे काम करता है, तो याद रखना पास्कल्स लॉ। ठीक है, रेन ड्रॉप स्पेरिकल क्यों होते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ये बात डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, थ्योरी वाला आएगा डायरेक्ट पूछ देगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, उसमें कोई किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता है, इसलिए वहां पे 0 होता है। पूछ देगा आपसे, वाटर डेंसिटी सबसे अधिक कब होता है, तो याद रखना 0 डिग्री मत बोल देना, 4 डिग्री का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। ये वाटर के केस में स्पेशल केस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का क्या होता है, अभी पढ़ा के जस्ट आए हैं, 5 होता है। पोलोटोमिक बोल दे, 2 से ज्यादा परमाणु वाला बोल दे, कोई मॉलिक्यूल है ना, अणु है, उस केस में 6 हो जाएगा। स्टीफन कांस्टेंट जो पढ़े हो ना, सिग्मा A⁴ रेडिएशन विकिरण जो होता है उस केस में, तो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। ये फॉर्मूला है सिग्मा के लिए हम यूज करते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। एवरेज क्वांटिटी ऑफ गैस किस पे निर्भर करता है, सिर्फ तापमान पे और सतन जो गति ऊर्जा होता है निर्भर करता है। ठीक है, वर्क आइसोपोरिक क्रिया के अंदर वर्क क्या होता है, आइसोपोरिक क्रिया के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है प्रेशर कितना भी लगा लो वर्क तो होगा नहीं, क्योंकि वर्क जो कार्य होता है प्रेशर गुना वॉल्यूम होता है, 0 होता है। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, स्रोत और सिंक के तापमान पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है किसके संरक्षण को बताता है, ऊर्जा संरक्षण। एडियाबेटिक क्रिया के अंदर क्या होता है, P⁻γ कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन का रिश्ता SHM में कैसा होता है, याद रखना, कल ही तो पढ़ाए और आज भी हम बता दी, -x होता है। जिधर भी त्वरण हो उसके विपरीत, है ना, जो जिधर भी विस्थापन हो उसके विपरीत उसका त्वरण हो। ठीक है, याद रखना। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। टोटल एनर्जी SHM में याद रखना कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, और हाफ के स्क्वायर के बराबर होता है।
रेजोनेंस जब होती है तो उसमें एम्पलीट्यूड है ना सबसे अधिक होता है। याद रखना साउंड जो है मीडियम उसको चाहिए, माध्यम चाहिए आवाज को ट्रेवल करने के लिए। आप सोचोगे साउंड को स्पेस में जाके ट्रेवल करवाएं, नहीं, बिना मीडियम का नहीं चलेगा। साउंड एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना। साउंड मैक्सिमम कहाँ होता है? सॉलिड में। सॉलिड में भी किसमें? स्टील में। ओपन पाइप प्रोड्यूस कैसा? सब, ऑल। अभी पढ़े ना, सब हार्मोनिक होता है, ऑड भी होता है, इवन भी होता है, ओपन में। जबकि क्लोज में सिर्फ ऑड ही होता है, विषम ही होता है। डॉपलर इफेक्ट कहाँ लगता है? दोनों जगह लगता है, साउंड और लाइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट क्या, फिर कल मिलेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे 12th वाला पोर्शन। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, 11th हो गया 4 लेक्चर में। तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पुराना वीडियो नहीं देखे हो, पहले जाके देखो भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक तो आपका इतना सपोर्ट बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करो। क्योंकि तुम सोचो कहीं भी यूट्यूब पे जाओगे, 4 वीडियोस के अंदर 11th, जो चीज 1 साल से भी ज्यादा लग जाता है इसको कवर करने। 1 साल में भी बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं करा पाते हैं आपका सिलेबस। उसको भले हम उतना डीप में नहीं पढ़ाए, लेकिन शॉर्ट में सब कुछ पढ़ा दी। ठीक है, तो जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं एकदम कम समय में, उनके लिए बहुत बेहतरीन बेनिफिट वाला लेक्चर है, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगा एग्जाम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, 12th वाला पार्ट लेंगे। 3 लेक्चर में 12th समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 2 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद।